नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर अरुणेश यादव। तो स्वागत है यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। प्रोफेसर साहब, सबसे पहला सवाल है, संजय निषाद का बयान आया था, उसके जवाब में डीजीपी प्रशांत कुमार का बयान आया है बुलडोजर के ऊपर। क्या कहना चाहेंगे? देखो साहब, हम लोग तो भाई पहले भी बुलडोजर नीति के खिलाफ रहे हैं, चाहे वो हिंदुओं के मकानों पे बुलडोजर चले चाहे मुसलमानों के पे चले। लेकिन हमारा एक ये मानना है कि जब आपके यहाँ बुलडोजर चल रहा है, जैसे पहले मुसलमानों के घर में लखनऊ में बुलडोजर चल रहा था, तब तो सारे लोग खुश थे, चाहे शासन के लोग हों, प्रशासन के लोग हों, चाहे योगी जी हों, चाहे इनके मंत्री हों, सब खुश थे। अब जब पंतनगर में बुलडोजर चला तो अब लोगों को दिक्कत होने लगी, क्योंकि उनके जो वोटर थे, मूल वोटर, उनके घर पे चलने लगा। हालांकि कब्जा इन्होंने भी कर रखा था, अवैध सरकारी दस्तावेजों के हिसाब से देखा जाए तो इनकी भी ज़मीन जो है वो अवैध कब्जे के उसमें आएगा, और उनका भी था। तो हमारा ये मानना है कि अब जो बुलडोजर नीति के तहत जो ये रोक दिया गया है, तो इसको पहले ही रोक देना चाहिए था। और दूसरा, जो अकबर नगर में जो चला है बुलडोजर, उसके लिए एक और बात निकल के आई थी, हालांकि वो प्रशासन ने दबा दी। योगी जी ने तो कहा था कि उनको मुफ्त में मकान मिलेंगे, लेकिन बाद में प्रशासन ये बोला कि मकान के एवज में लगभग 3 लाख रुपए आपको जमा करने होंगे, और वो ज़्यादातर जो लोग थे वो गरीबी रेखा से नीचे वाले थे, और वो लोग उस रकम को जमा करने में असमर्थ थे। तो एक पेच यहाँ ये भी है कि मान लीजिए अगर किसी का आप घर तोड़ रहे हो, तो संविधान के तहत उसको भाई रहने की व्यवस्था कहीं ना कहीं तो करोगे। और पहली बात तो ये कि ऐसी स्थिति क्यों आ रही है। लेकिन एक सवाल और है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों आती है कि अगर अवैध निर्माण हो रहा है तो अवैध निर्माण के दौरान में जब शुरुआत होती है तो शुरुआत में शासन प्रशासन को पता तो होता ही है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई चीज़ हवा में खाली एक कॉपी पे बना दिया और हो गया। भाई ज़मीन पे उतरने के बाद में नींव भरी जा रही है, वहाँ पे कनेक्शन भी हो रहा, वहाँ पानी का कनेक्शन भी हो रहा, वहाँ लाइट का कनेक्शन भी हो रहा, वहाँ पे रोड भी बन रही है, रोड भी सरकार और वहाँ पे उसकी रजिस्ट्री भी है। रजिस्ट्री ही आखिर क्यों होती है? सही बात। भाई रजिस्ट्री का पैसा ही क्यों जमा होता है? तो उस दौरान में क्या राजनीतिक फ़ायदे के लिए, वोटों की वजह से ये काम हो रहा है, और बाद में जहाँ कोई योजना आई और फिर उसके बाद बुलडोजर जैसी कार्रवाई होती है तो फिर विरोध होता है। और जहाँ तक देखने में आया कि अगर एक विशेष धर्म के लोग हैं तो बुलडोजर बहुत जल्दीबाजी करता है, और जहाँ दूसरे धर्म की बात आ जाती है तो फिर उसमें कहीं ना कहीं असमंजस जैसी स्थिति बन जाती है। तो आखिर ये होता ही क्यों है? आपके सवाल पे मेरी 2-3 प्रतिक्रिया हैं। पहला तो योगी जी का वो बयान कि मैं जाति और धर्म के अनुसार मैंने कभी भेदभाव नहीं किया, तो उस पर पहला सवाल तो ये बनता है, जब योगी जी सीएम बने थे, हमारे मुख्यमंत्री जी, देखिए हमारा उनसे कुछ व्यक्तिगत तो है नहीं, हम तो उन्हीं के सवाल को लेके सवाल कर रहे हैं कि जब आप मुख्यमंत्री बने तो आपने साहब सीएम आवास गंगा जल से क्यों धुलवाया? क्योंकि अखिलेश यादव जी भी हिंदू थे, अगर आप मानते हैं। अब अगर वो पिछड़े थे तो पिछड़ों से ऐसा बैर क्यों? और बैर है तो फिर खुल के बताओ, फिर आप क्यों कह रहे कि भेद नहीं किया? ये तो हिंदुओं के भेद ही बीच में ही भेद हो गया। और दूसरा इसमें जो सवाल है वो ये है कि भाई बिजली का बिल जा रहा, रजिस्ट्री की बात हो रही, रजिस्ट्री का खर्चा सरकारी उसमें जा रहा है, पानी सीवर का भी खर्चा वो तो देते होंगे ना, सालाना जो सीवर का खर्चा जाता है। तो तब प्रशासन ने आंखें बंद कर ली। अब सरकार की कोई योजना आ गई, कहीं कोई नदी का सौंदर्यीकरण हो रहा या कोई पार्क बन रहा है, तब आपको ध्यान आया कि साहब ये तो ज़मीन का जो टुकड़ा था ये अवैध उसमें आता है। अब आप आ जाओ शहरी इलाकों में, इंक्रोचमेंट हर जगह है। आप ये सोचो कि जो बस्तियां वैसी हैं अनऑथराइज, सिर्फ वहीं पे इंक्रोचमेंट है, ऐसा नहीं है। जो बाकायदा सरकार द्वारा बनाई गई बस्तियां हैं, जो लीगल बस्तियां हैं, वहाँ पे भी अवैध कब्जा हो रहा है। हम लोग जैसे गौतम बुद्ध नगर में बैठे हुए हैं। अब गौतम बुद्ध नगर में ज़्यादातर जो शहर की बात करें नोएडा की, तो वो औद्योगिक क्षेत्र है,
औद्योगिक क्षेत्र में आपने देखा होगा, कोई प्लॉट है मान लीजिए, वहाँ उसने कोई अपनी कंपनी फैक्ट्री लगा दी है। अब उस कंपनी फैक्ट्री में जो एम्प्लॉय नौकरी कर रहे हैं, रोजगार के लिए जो आते हैं, तो उनकी गाड़ियों की व्यवस्था कहाँ हो रही है? वो भी एक तरीके से अवैध कब्जा है ना। वो रोड पे या कहीं खाली जगह पे उन्होंने कब्जा कर लिया है, तो वो भी एक अवैध कब्जा है। तमाम ऐसे स्कूल कॉलेज में यहाँ नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में आपको बता सकता हूँ, गाजियाबाद में भी, जो आवंटित ज़मीन जिनकी है मान लीजिए 1000 स्क्वायर फीट, लेकिन उन्होंने क्या बोलते हैं, बच्चों के खेलने के मैदान के नाम पे और स्कूल कॉलेज की गाड़ियाँ खड़ी होने के नाम पे उसका डबल जमीन जो है वो कब्जा कर रखी है। और सारा जो है शासन प्रशासन के साथ अपनी मिली भगत से ये लोग काम चला रहे हैं। और ये तब तक चल रहा है जब तक, आप जानते साहब, कोई सरकार की योजना नहीं आ रही, या जब तक सरकार ने कुछ उस जगह पे स्कीम नहीं लगाया। तो कहीं ना कहीं इसमें शासन प्रशासन की मिली भगत शामिल है। और इस चीज़ को जो इसमें शिकार होता है वो होता है गरीब आदमी, क्योंकि उसके पास शासन प्रशासन को मैनेज करने के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो समस्या यहाँ पे यही आ जाती है कि जो सरकार की योजनाएं हैं पहले तो आंख बंद करके बनाई जाती हैं, और जब कहीं भी गड़बड़ी हो रही है तो उसमें फिर पट्टी और डाल लेते हैं ये लोग आंखों में कि चलो चल रहा है, चलने दो चलने अब दो। ये पट्टी डाल लेते हैं। इसी बात पे मुझे एक चीज़ और याद आई कि अगर हम एनसीआर की बात करें तो यहाँ डूब क्षेत्र है, हिंडन नदी है, हिंडन नदी का डूब क्षेत्र है, उधर जमुना है, जमुना नदी का डूब क्षेत्र है। डूब क्षेत्र में दोनों तरफ पुस्ते बने हुए हैं और पुस्ते के अंदर कोई भी निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए। लेकिन जब भी सीमा में, गाजियाबाद की सीमा में या नोएडा की सीमा में हिंडन प्रवेश करेगी, वहीं से लेके और जहाँ तक भी जमुना में वो गिर रही है वहीं तक उस पर अतिक्रमण हो रहा है। मतलब हर जगह मकान बनने, दुकान बनने, बड़े बड़े शोरूम बनने, और सबके सामने है। नोएडा के सामने भी है, गाजियाबाद प्राधिकरण के सामने भी है, नोएडा अथॉरिटी के सामने भी है, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। फिलहाल बारिश का दौर है, पीछे से पानी, पहाड़ों पे बारिश हो रही है और पानी अब नदी में बहुत तेज गति से आएगा और वो कितना भी बढ़ सकता है, उसकी कोई समय सीमा नहीं है। कितना भी हो सकता है, लोग डूब भी सकते हैं, बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। तो ये जब एनसीआर के दायरे में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अधिकारियों की लापरवाही कहेंगे इसे, लोग तो जो ज़्यादा महंगा नहीं खरीद सकते, उन्हें कहीं ना कहीं अपना घर घोंसला बनाना है, तो वो कहीं भी किसी के जंगल में फंस के उस जगह ज़मीन ले लेते हैं और वहाँ पे कोई ना कोई अपना एक दो कमरे का मकान बनाया, और वो कहीं ना कहीं फिर फंस जाते हैं, और वो ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। तो ऐसी स्थिति, इसमें क्या अधिकारियों को दोषी नहीं माना जाना चाहिए? देखो साहब, पिछली साल हम लोगों ने देखा, हिंडन हो चाहे यमुना हो, दोनों में जल स्तर जो था वो खतरे के उससे ऊपर रहा। बाढ़ की स्थिति रही, पूरा दिल्ली डूब गया और पूरा नोएडा गाजियाबाद डूब गया। डूब क्षेत्र में हजारों मकान डूब गए। फिर सरकार ने योजना लाई कि साहब इनको खाली करवाएंगे, इनका ये करेंगे वो करेंगे। तमाम यहाँ पे आपने देखा होगा नोएडा में जो पुस्ता है वहाँ भी तमाम फार्म हाउस बने हुए हैं, वो सब तोड़वाए गए थे। लेकिन आज की तारीख में अगर हम उसी क्षेत्र में जाके देखें तो धड़ाधड़ फिर से रजिस्ट्री हो रही हैं, धड़ाधड़ फिर से मकान बन रहे, दुकान बन रहे, कोठियाँ बन रही, फार्म हाउस बन रहे। अब फिर देखिए, खुदा ना खास्ता, ईश्वर ना करे, बाढ़ आ गई तो फिर वो जान माल का नुकसान होगा। अब इसमें दो सवाल खड़े हो रहे साहब। सबसे पहला सवाल तो ये है कि जब इनकी रजिस्ट्री हो रही है और बिजली पानी का पैसा जा रहा है, तो शासन प्रशासन ने वो पुरानी फाइलें कहाँ दबा के रख दी? पहला जो महत्वपूर्ण सवाल। और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल कि दिल्ली एनसीआर जो देश का दिल बोला जाता है, इसमें ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के तबादले क्यों होते हैं और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पे कोई शिकंजा क्यों नहीं कसा जाता? इसी को क्या कहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि हमारा गुड गवर्नेंस मॉडल है। आप अंदाज़ा लगाओ कि जब दिल्ली में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और खुलेआम हो रही हैं,
तो बाकी ज़िलों में जो छोटे-छोटे ज़िले हैं, तो वहाँ तो अधिकारियों ने कितनी ही लूट मचा रखी होगी। आप सोच के देखिए किस कदर लूट मची होगी। और इस समय जो लूट का आलम है, जो अधिकारियों की तानाशाही का आलम है, उसके तमाम ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं कि देख के जो है शासन प्रशासन और जो मानवता है वो भी शर्मसार हो जाए। मध्य प्रदेश का मैंने अभी एक वीडियो देखा, एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां मंदसौर मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है। एक गरीब किसान की ज़मीन को कुछ दबंगों ने उस पर कब्जा कर लिया। डबल इंजन की वहाँ सरकार है, कोई कहने वाली बात तो है नहीं। मजबूत डबल इंजन की सरकार है और कई सालों से सरकार चल रही। वो बेचारा बुजुर्ग किसान अधिकारियों के पास और बीजेपी के नेताओं के पास चक्कर काट काट के परेशान हो गया। फिर फाइनली जब वो है जिलाधिकारी के कार्यालय से बिल्कुल क्या कहते हैं लोटम लोट होके बेचारा निराश होके वहाँ से निकला। हाँ, वो मैंने भी देखा, वो काफ़ी वीडियो वायरल हो रही है और उसमें शख्स निराश होने के बाद में ज़मीन पे गोल 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 लेट के और वो अधिकारी के ऑफिस से बाहर निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वो वीडियो देश में इस टाइम वायरल है। इससे ज़्यादा शर्म की बात नहीं है। एक बुजुर्ग किसान, एक निरीह किसान जिसे हम भगवान कहते हैं, जिसे हमारे प्रधानमंत्री अन्नदाता कहते हैं, और वो इस तरीके से जिला अधिकारी जो जिले का राजा होता है उसके यहाँ से निराश होकर लौट रहा है। इससे ज़्यादा शर्म की बात हमारे आपके लिए और मोदी जी के लिए हो ही नहीं सकती। तो इससे ज़्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। प्रोफेसर अरुणेश यादव ने अपनी बात को बड़ी बेबाकी से रखा है और ये सारी चीज़ें जनता जनार्दन के सामने भी है। आप एनसीआर के रहने वाले हैं, नोएडा रहते हैं, गाज़ियाबाद रहते हैं, तो दिन रात आपका हिंडन से निकलना होता होगा, जमुना से निकलना होता होगा और ये चीज़ें आपके सामने ज़रूर आती होंगी। हिंडन के पुल पे आप जाइएगा तो वहाँ से आपको बिल्कुल साफ आपकी नज़रों में सारी चीज़ें आ जाएंगी और ये बिगड़ अधिकारियों की मिली भगत से नहीं हो सकता। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में आपके सामने फिर रूबरू होंगे। जब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद साहब।